हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। मिंडा इशूड 11,000 शेयर एप्लीकेशन राइट्स। 11,000 इक्विटी ऑप्शंस नहीं है, क्या है? सार। और सार का मतलब क्या होता है? हम अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स नहीं देते, हम अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2010। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना। वेस्ट इमीडिएटली यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ही वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं है। हम अपने वैजिक फॉर्मूला में वेस्टिंग पीरियड लिखते हैं ना, डिवाइड करते हैं वेस्टिंग पीरियड से, इनटू करते हैं वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड से, तो यहाँ पर कोई भी वेस्टिंग पीरियड नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं, कोई भी आपको सर्विस कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। 1 अप्रैल 2010 को ही आपको मिल जाएगा ये राइट। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2010 को ही अपन को सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेस्टिंग पीरियड होता तो हम वेस्टिंग पीरियड में बाइफरकेट करते। 3 साल होता तो 3 साल का खर्चा 1 2 3 तीनों साल में हम लिखते, बट यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है, तो सारा का सारा एक्सपेंस उसी दिन रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, दी सार्स विल बी सेटल्ड इन कैश। ये तो अपन को पता है कि सार में इक्विटी शेयर्स नहीं बल्कि इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कैश दिया जाता है। आगे देखते हैं। यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एट दैट डेट इट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ अ सार इज ₹100। यानी कि इस दिन की अपन को फेयर वैल्यू भी बताया गया है, कितना है? 100। यानी कि जब हम 1 अप्रैल 2010 को सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू कौन सी इंटू करेगी? 10 वाली। सार कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अंटिल 31 मार्च 2013। बोल रहे हैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च 2013 तक, कभी तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड। इतने सालों में आप कभी भी इसे एक्सरसाइज कर सकते हो। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड अलग अलग होता है। वेस्टिंग पीरियड में हम एक्सपेंस को बाइफरकेट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो हमें एक्सपेंस बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा एक्सपेंस हम, जो स्टार्ट डेट है वही हमारी वेस्ट डेट है, तो उसी में हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये जो बोल रहे हैं 31 मार्च 2013 तक, ये एक्सरसाइज पीरियड है, यानी कि यहाँ तक हमें एक्सरसाइज कर सकते हैं एम्प्लॉयज, हमारा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज 94% एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑन 31 मार्च 2011। देखो, अब 1 अप्रैल 2010 को जब हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, तो वहां पर तो हमें यही लग रहा होगा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज ही आएंगे, तो हमने यहाँ पर 100% से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया होगा। लेकिन जब 31 मार्च 2011 की बात आई, यानी कि ईयर एंड वन की बात आई, तो वहां पर ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 94%, यानी कि यहाँ पर जो इंटू करेंगे हम वो 94% एम्प्लॉयज का करेंगे। ठीक है, और अगर ईयर 2 की बात करें तो 91% एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो सेकेंड ईयर में हम बात करें 31 मार्च 2012 की, तब ये सिर्फ और सिर्फ 91% से होगा। फाइनली व्हेन दीज वर vested at the end of the third year only 85% of the total employee exercise the option। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो वहां पर कितने से? सिर्फ और सिर्फ 85%। क्लियर? तो जब हम स्टार्टिंग डेट में करेंगे तब तो पूरा 100% से करेंगे इंटू, क्योंकि तब हमें लग रहा था सारे के सारे एम्प्लॉयज ही एक्सरसाइज कर लेंगे ऑप्शन। लेकिन 31 मार्च 2011 को पता चला सिर्फ और सिर्फ 94%, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 31 मार्च 2012 को 91 और लास्ट 85%। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फेयर वैल्यू ऑफ सार। जैसे कि आपको पता है कि सार में जो हम मैजिक फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर जो फेयर वैल्यू ली जाती है वो ग्रांड डेट की नहीं ली जाती। फेयर वैल्यू कब की ली जाती है? एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पर अलग अलग फेयर वैल्यू होती है और हमें अलग अलग फेयर वैल्यू ही कंसिडर करनी होती है। ठीक है, इसलिए आपको हर साल की फेयर वैल्यू भी गिवन है, यानी कि जब हम
ये वाला करेंगे ना 31 मार्च 2011 को, तब हम जो फेयर वैल्यू यूज करेंगे वो 132 होगा। 31 मार्च 2012 को यूज करेंगे वो 139 होगा, और लास्ट में 141 होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड पे ये करेंगे, सेकंड ईयर एंड पे ये, थर्ड ईयर एंड पे ये। क्लियर? पास द जनरल एंट्री। क्वेश्चन की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड नहीं गिवन है, जो भी है वो एक्सरसाइज पीरियड है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। इसका करेंगे अपन सॉल्यूशन, और क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। तो फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, फेट अमाउंट। और जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल एंट्रीज बनाने से पहले जनरल एंट्रीज में जो हमें अमाउंट लिखना है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। तो आइए फटाफट वर्किंग नोट में हम क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, यानी कि हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा मैजिक वाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड, हर साल कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, नंबर ऑफ स्टार्स पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ स्टार एट ईच बैलेंस शीट डेट। जैसे कि आपको पता है कि सार के केस में क्या होता है, हर बैलेंस शीट डेट का कंसीडर किया जाता है, और लास्ट डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से और इनटू करेंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड डेट तक। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड का कुछ है ही नहीं, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बस इतना वाला करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड का कोई खेल नहीं है। बाकी का अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो वो माइनस करेंगे, ये तो हर बार होता ही है। तो चलिए एक सेकेंड, इतना तेज मत ले लिए, वापस ऊपर आइए। हाँ जी, तो जैसे आपको पता है इसमें वेस्टिंग पीरियड तो है नहीं, तो जो हमारी स्टार्ट डेट रहेगी वही हमारी वेस्ट डेट है। ठीक है, तो सारा का सारा एक्सपेंस हमें स्टार्टिंग में ही रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100% ही रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें यही लगेगा कि सब लोग रहेंगे। उसके बाद ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 11,000, और स्टार कितने मिल रहे हैं, 11,000, और फेयर वैल्यू कितना है, ग्रांड डेट का बताना 1 अप्रैल 2010 का, और फेयर वैल्यू 100 रुपये। वेस्टिंग पीरियड से तो इंटू होगा नहीं ना डिवाइड होगा, वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो 11,000, ये तो सिंपल ही है, 11 लाख आ जाएगा ये तो, इसमें क्या कैलकुलेशन करना, सीधा का सीधा आ जाएगा आपका 11 लाख। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 1000 में, और कुछ नहीं है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का, सिंपल है ना। अब आते हैं पीरियड नंबर 1 पे, ये कौन सा पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड नहीं है, ये है एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, ये है एक्सरसाइज पीरियड, हो सकता है 31 मार्च 2011 को भी ले सकते हैं, 12 को भी ले सकते हैं, 13 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड 1 में अगर देखा जाए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 94% रहेंगे, और जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो 11,000 ही मिल रहे हैं। फेयर वैल्यू कितना हो गया, 132। अब देखते हैं 11,000 इंटू 132 इंटू 94%, ये आ गया 13,64880, 13,64880। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें तो टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए इतना, लेकिन हमने कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख, लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये लेस कर देंगे, यानी कि हमें 264,880 और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 264,880 हमें और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये हम कर देंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, थर्ड आते हैं,
वैसे तो थर्ड है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए, पर ये पीरियड 2 है, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक। अब कितने एम्प्लॉयज रह गए? सिर्फ और सिर्फ 91%। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं? 11,000 ही सार मिल रहे हैं। फेयर वैल्यू कितना हो गया? 139। अब यहाँ पर चेक करो, 11,000 इंटू 139 इंटू 91%, 1391390, 1391390। यानी कि अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। लेकिन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 11 लाख और 264880, ये माइनस कर देंगे। 11 लाख माइनस 264880, ये कितना हो गया? 26510। अब आपको यहाँ पर डाउट आ सकता है कि जब हमने सारा का सारा एक्सपेंस स्टार्टिंग में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो ये अपन क्या कर रहे हैं? देखो, जैसे कि आपको पता है कि सार में फेयर वैल्यू जो है वो हर बैलेंस शीट डेट पर रिकॉग्नाइज की जाती है, हर बैलेंस शीट डेट की उठाई जाती है। तो अब ये 100 से 132 हो गई, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज करना है, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया, सारा का सारा एक्सपेंस हमने यही रिकॉग्नाइज किया था। यहाँ बस हमने एक्सपेंस को रीमेजर्ड किया है, यहाँ हमने एक्सपेंस को रीमेजर्ड किया है कि पहले हमें लग रहा था 11 लाख है, तो हमने सारा का सारा 11 लाख कर लिया। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि फेयर वैल्यू बढ़ गया है, तो अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 13,64,880, ठीक है। तो हमें यानी कि ये वाला एक्सपेंस और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रीमेजर्ड किया है। उसी तरीके से यहाँ पर 132 से 139 हो गया, फेयर वैल्यू बढ़ गया, तो हमें एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 1391,390, जिसमें से कि फर्स्ट ईयर में हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब एक्स्ट्रा हमें ये और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यहाँ भी हमने रीमेजर्ड किया है, ठीक है। लास्ट आते हैं पीरियड 3 पर, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013। यहाँ पर कितने रह गए? सिर्फ और सिर्फ 85% एम्प्लॉयज। सार कितने मिल रहे हैं? 11,000। फेयर वैल्यू कितना हो गया? 141। अब इसको चेक करते हैं, 11,000 इंटू 141 इंटू 85%, ये आ गया 1318350, 1318350। अब हम देखते हैं, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, तो पहले हम ये वाला रिकॉग्नाइज कर चुके थे 11 लाख, इसको माइनस करते हैं। फिर हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके और 264,880। फिर हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके 26,510। ये हम 3 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके। अब देखते हैं 13,18,305 में 350 में से 13,18,350, ये हमें लास्ट उनको पेमेंट करना है, ठीक है। 13,18,350। तो हम देखते हैं हमने एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज कर चुका, 11 लाख माइनस 264,880 माइनस 26,510। ओहो 73040, 7340। अब मैंने ओहो क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि ये वाला जो बैलेंस है हमारा, वो निगेटिव में आया है भाई, निगेटिव में, वो निगेटिव में आया है। क्या निगेटिव में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने हो सकता है पहले एक्सपेंस ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिया हो और जो एट द एंड एक्सपेंस आ रहा है वो कम आ रहा है। अच्छा, ऐसे क्यों हुआ होगा? तो सिंपल लॉजिक की बात है कि पहले हम 91% से कर रहे थे, अब 85% ही रह गए। फेयर वैल्यू में तो देखो सिर्फ 2 रुपए से बढ़ा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज है वो हमारे बहुत कम हो गए। तो जब एम्प्लॉयज कम हो गए तो हमें एक्सपेंस भी कम रिकॉग्नाइज करना है, क्लियर। और एक्सपेंस कम रिकॉग्नाइज करना है, तो हमने अगर ऑलरेडी ज्यादा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है तो हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस आया, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? रीमेजर तो करा ही है खर्चा, साथ के साथ रिवर्स्ड भी करना है, ठीक है। यानी कि जो हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ उसे हम उल्टा मार देंगे, उसे हम रिवर्स कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर हम 11,264,880, 26,510 और 73040, ये सारा एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं अमाउंट का। अब हम चलते हैं अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ। अब जनरल एंट्रीज आसान बन जाएंगी एक बार आपने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो। चलिए जनरल एंट्री के फॉर्मेट पर चलते हैं। कहाँ गया भाई? अभी तो बनाया था मैंने, आएगा, आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी वेस्टिंग पीरियड तो है नहीं, तो हमारी स्टार्ट डेट ही वेस्ट डेट बन जाएगी 1 अप्रैल 2010। और एंट्री वही हमारी रटी रटाई सार वाले केस में, एम्प्लॉई
बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। सार के केस में क्या होता है, एसबीपी रिजर्व नहीं, एसबीपी लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर्स नहीं देते, यहाँ पर हम देते हैं कैश, और अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 2011, एंट्री क्या बनेगी, सेम। मैडम सारा तो एक्सपेंस हमने पहले दिन ही कैलकुलेट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप फिर से एंट्री क्यों मार रही हो, फिर से एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो? ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे पूरा का पूरा, हमने सिर्फ एक्सपेंस को रीमेजर्ड किया है, और जब रीमेजर्ड किया तब पता चला 264880 का और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने और से एसबीपी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। फिर आते हैं सेकेंड ईयर के एंड पे, यहाँ पर भी हमें वही करना है कि एक्सपेंस और बढ़ चुका है फेयर वैल्यू की वजह से, फेयर वैल्यू बढ़ा तो एक्सपेंस बढ़ा, तो हमें और डालना पड़ेगा गुल्लक में पैसा। गुल्लक का नाम क्या है, एसबीपी लाइबिलिटी। अब कितना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, 26,510, यही था ना, हाँ। ये वर्किंग नोट में आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, ये मत पूछना ये कहाँ से आ गया, सब करा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं हमारी मेन 31 मार्च 2013, यहाँ पर क्या होगा, गुल्लक में पैसा ज्यादा भर गया है, तो गुल्लक को खाली कर दो थोड़ा सा, एंट्री को मार दो उल्टा, रिवर्स करना है ना, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, एसबीपी लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कितने से, 73040, 73040, सिंपल। और इसी डेट पर 31 मार्च 2013 को ही 31 मार्च 2013 को ही अपन ने उनको पेमेंट कर दिया होगा टू बैंक अकाउंट से, तो किस में से पेमेंट करेंगे, गुल्लक जो बनाई थी उसे ही खाली करो, तो गुल्लक खाली कर देंगे, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, जो थर्ड ईयर का अमाउंट कितना था, वो था टोटल 13,18,350, 13,18,350। ये चाहो तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमारे गुल्लक में पैसा गया था 11 लाख में, प्लस करना ये, फिर प्लस करना ये, और माइनस कर देना ये, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टी एंट्री बनाई है, ठीक है, माइनस कर देना ये। आप ऐसे करोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है, कि गुल्लक में एट द एंड कितना पैसा है और हमें लोगों को कितना पैसा देना है। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक ही सिनेरियो से करा रही हूँ, ठीक है, हर बार पैटर्न चेंज नहीं करती, चेंज करोगी तो आपको कठिन लगेगा, फालतू में आपका ज़्यादा दिमाग खराब होगा, इसलिए मैं एक ही पैटर्न में क्वेश्चन कराती हूँ, एक ही फॉर्मूले के साथ। तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इस क्वेश्चन में हाँ ध्यान रखना है बस आपको अमाउंट में, बाकी अगर आप एंट्री देखोगे तो भाई वही रटी रटाई एंट्री है तीनों में, और रिवर्स करनी है तो बस उल्टा कर देना है, और बाकी ये तो सार के केस में आपको पता ही है, तो एंट्री वही रटी रटाई है, बस आपको क्या करना है, अमाउंट पे फोकस करना है, वर्किंग नोट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट कराया है जनरल एंट्रीज वर्किंग नोट, इसी तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है, इसी तरीके से, तभी फुल मार्क्स आएंगे आपके। तो इसी बात पे फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।